हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सपना स्टडी आइडिया। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी नेट 2023 का जो पेपर हुआ था, पेपर 2 हिस्ट्री का। उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के क्वेश्चंस को। तो आप लोग भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। तो देखिए दोस्तों, आज का यहाँ पे क्वेश्चन है 61 से है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कर रहा है कि निम्नांकित को उनकी स्थापना के आधार पर सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए अब आगे यहाँ पर है। तो देखिए ए यहाँ पे कर रहा है मैकडोनल्ड कमीशन, बी कैंपबेल कमीशन, सी लायल कमीशन, डी हंटर कमीशन, ई स्ट्रेची कमीशन। तो अब इनमें बताना है कि सही उत्तर का चयन करना है। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है, BEDCA। तो देखिए पहले आएगा कैंपबेल कमीशन। इसकी स्थापना देखिए हुआ था 1866 में, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा स्ट्रैची कमीशन, तो ये आया था 1880 में। हंटर कमीशन आया था 1882-83 में आया था। लायल कमीशन 1897 में आया था। मैकडोनल्ड कमीशन देखिए 1900 में आया था। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 62 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कर रहा है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी रचना कंबन ने नहीं की है। ए देखिए कर रहा है कंब रामायण, बी मूवर उला, सी सदोपकार अन्यथी, डी एरलुपथु। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है मूवर उला, यहाँ पर इनकी पुस्तक नहीं थी। तो देखिए जो कंबन चोल राजा थे कुलोत्तुंग तृतीय, ठीक है, के दरबार में थे। और इनकी प्रमुख रचना देखिए कंब रामायण, सदोपकारण्यथी एवं अर्लुपथी तमिल भाषा में थी। और यहाँ पर मूवर उला जो है इनकी रचना नहीं थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब देख लेते हैं। तो देखिए 63 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि ब्राह्मी प्राचीन कालीन है, क्या है, ईश्वर है, लिपि है, भाषा है कि गांव का नाम है। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे, तो ब्राह्मी देखिए प्राचीन कालीन एक स्क्रिप्ट मतलब कि एक लिपि होती थी। और इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेख के रूप में उपलब्ध है। और ये देखिए बाएं से दाएं लिखी जाती है। और देखिए इस लिपि में कई प्रकार के एशियाई लिपियों का विकास हुआ है। और देखिए 1837 में सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्वेश्चन है 64 नंबर का। तो देखिए 64 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। तो देखिए 64 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है, अबुल फजल के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन सही हैं। ए अबुल फजल शेख मुबारक के द्वितीय पुत्र थे, बी अकबरनामा अबुल फजल द्वारा रचित महान कृति है। और अब देखिए यहाँ पर सी है। सी देखिए यहाँ पे करा है कि फजल ने भूगोल के शब्दकोश मौजम उल बलदान के भाग का अनुवाद किया। डी देखिए करा है कि राजकुमार सलीम के कहने पर वीर सिंह बुदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई। और सी यहाँ पे देखिए करा है कि फजल ने महाभारत के फारसी अनुवाद का प्रार्थना किया। अब इनमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए बी डी और ई। तो देखिए अबुल फजल, जिनका समय काल देखिए 1551 से लेकर 1602 ईस्वी तक था। और इनका पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था। और अबुल फजल शेख मुबारक के द्वितीय पुत्र थे। और अबुल फजल के बड़े भाई अबुल हसन थे। और देखिए अबुल फजल ने अकबरनामा जैसी प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की थी। और यह देखिए अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न थे। और राजकुमार सलीम, जिन्हें जहांगीर के नाम से भी जाना जाता था, 1602 में अपने मित्र वीर सिंह बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। तथा उसने अपने शासनकाल में बुंदेला को 3000 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया था। और देखिए अकबरनामा के अतिरिक्त उसने
अयारे दानिश की भी रचना की थी, जो कि अनवार सुहेली का ही सरल एवं सुबोध रूप है। और देखिए महाभारत के फारसी अनुवाद तथा तारीख अल्फी के प्राक्तन की भी इसी ने रचना की थी। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे 65 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अब यहाँ पे कर रहा है कि इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोत सम्मिलित हैं। ए देखिए कर रहा है श्रीमद् रामायण, बी सिख के, और सी देखिए कर रहा है श्रीमद् महाभारत, डी देखिए कर रहा है मेगस्थनीज रचित इंडिका, और ई देखिए कर रहा है अर्थशास्त्र कौटिल्य, मतलब कि अर्थशास्त्र कौटिल्य का। और इसमें बताने कि दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है ACDE यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए इतिहास के अध्ययन के लिए साहित्यिक स्रोतों के लिए श्रीमद् रामायण भी आएगा, महाभारत भी आएगा, मेगस्थनीज द्वारा रचित इंडिका और कौटिल्य का रचित अर्थशास्त्र आएगा। और देखिए महर्षि वाल्मीकि ने रचित रामायण में मुख्यतः 6000 श्लोक थे, जो बाद में बढ़कर 12000 श्लोक हो गए, और अंततः इसमें 24000 श्लोक हो गए थे। और महाभारत की रचना देखिए वेद व्यास ने की थी, और अंत में 1,00,000 श्लोक होने के कारण इसे सत सहस्त्र संहिता यानी महाभारत कहा जाता था। और मेगस्थनीज देखिए सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और उसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 14 वर्ष व्यतीत किया था। उसके द्वारा रचित इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति का विवरण मिलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि मलिक अंबर के बारे में निम्नांकित में से कौन से कथन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ए देखिए कर रहा है कि मलिक अंबर को मुर्तजा निजाम शाह के मंत्री चंगेज खां के हाथों अहमदनगर में बेचा गया। और देखिए बी यहाँ पे कर रहा है कि भट्टवादी का युद्ध मलिक अंबर द्वारा विजित दक्कन के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध में एक था। और सी यहाँ पे देखिए कर रहा है कि वर्ष 1607 में मलिक अंबर ने अपनी राजधानी दौलताबाद से लगभग 10 मील दूर खिड़की में स्थानांतरित किया। और डी देखिए कर रहा है कि मलिक अंबर ने गुजरात के गवर्नर अब्दुल्ला खां को पराजित किया। ई देखिए कर रहा है कि मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली प्रमुखता राजा टोडरमल के मॉडल पर आधारित थी। इसमें बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एक बार फिर से सही हो जाएगा, A, B, D और E। तो देखिए जो मलिक अंबर थे को मुर्तजा निजाम शाह के मंत्री चंगेज खां के हाथों अहमदनगर में बेचा गया था। और मलिक अंबर को चंगेज खां के संरक्षण में रहकर निजाम शाही राजनीति तथा सैनिक प्रबंध को समझने का अवसर प्राप्त हुआ। भट्टवादी का युद्ध मलिक अंबर द्वारा विजित दक्कन के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्धों में से एक था। और देखिए 1601 में अहमदनगर के पतन के बाद मलिक अंबर ने बुहरान निजाम शाह प्रथम के पोते मुर्तजा को गद्दी पर बैठा और खुद उसका पेशवा बन गया था। और उसने खिड़की को अपने राज्य की राजधानी बनाया। और अंबर ने गुजरात के गवर्नर अब्दुल्ला खां को 1612 में पराजित किया। और मलिक अंबर की राजस्व प्रणाली प्रमुखतः राजा टोडरमल के मॉडल पर आधारित थी। तो इस वजह से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है A, B, D और E यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट दिया गया है, तो आइए उसको पढ़ते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट में कथन एक है, कह रहा है कि गुरु नानक वर्ष 1521 में बाबर के भारत आक्रमण के दौरान महान नरसंहार तथा जनता के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के चरमदित गवाह थे। और कथन दो देखिए कह रहा है कि मुगल सम्राट सिख गुरुओं के बढ़ते हुए महत्व से अवगत थे और अपना प्रभाव छोड़ने के लिए तथा संभव होने पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपने से जोड़ने का प्रयत्न किया। अब इनमें बताना है कि उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करना है। तो अगर यहाँ पे बात करें कि कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, तो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर कथन 1 और 2 दोनों सही हैं।
गुरु नानक देव देखिए जिनका समय काल था 1469 से लेकर 1539 तक। और वर्ष 1521 में बाबर के भारत आक्रमण के दौरान महानरसंहार तथा जनता के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के चश्मदीद गवाह भी थे। और बाबर सैयदपुर या कहे तो अमीनाबाद में विजयी हुआ था, लेकिन उसने वहाँ की आबादी के साथ अमानवीय व्यवहार किया तथा बहुत से लोगों को गुलामी की सजा दी गई। गुरु नानक जी को भी बंदी बना लिया गया था। उन्होंने बबूर बानी पाठ में कैदियों के साथ होने वाले अन्याय का जिक्र किया था। तो देखिए मुगल सम्राट सिख गुरुओं के बढ़ते हुए महत्व से अवगत थे और अपने प्रभाव छोड़ने के लिए तथा संभव होने पर उन्हें नियंत्रित करने के लिए उन्हें अपने से जोड़ने को प्रयत्न किया। और देखिए अकबर ने चौथे सिख गुरु रामदास को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। जहांगीर ने 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में कठोर यातना देकर मार डाला था। और देखिए 1675 में औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। इस वजह से यहाँ पर दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है कथन 1 और 2 दोनों यहाँ पे सही है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है 68 नंबर का। तो देखिए 68 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में कुल कितने चार्टर एक्ट लागू किए थे। एक यहाँ पे कर रहा है 2, 4, 6, 8। तो देखिए अगर बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 4। तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में कुल 4 चार्टर एक्ट लागू किए थे। तो देखिए अंग्रेजों ने भारत में कुल 4 चार्टर एक्ट लागू किया था। पहला देखिए 1793 का चार्टर एक्ट है जिसको लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में लागू किया गया था। और दूसरा 1813 का चार्टर एक्ट जो कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था इसलिए लागू किया गया था। और चीन के व्यापार का तथा चाय के व्यापार का एकाधिकार चलता रहा था 1813 के चार्टर एक्ट में। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें देखिए कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था और उसे भविष्य में केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। और देखिए चौथा आया था 1853 के चार्टर एक्ट में। इसमें यह बताया गया था कि नियंत्रण बोर्ड उनके सचिव तथा अन्य पदाधिकारियों का वेतन जो है अंग्रेजी सरकार नियत करेगी परंतु धन कंपनी देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट अब देखिए क्वेश्चन कहाँ गया है, हाँ मिल गया। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पे है 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए करा है कि सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पे सही हैं। तो देखिए ए यहाँ पे करा है कि उन्होंने 1939 में आयोजित त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचित में उन्होंने 1939 में आयोजित त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। और बी देखिए करा है कि लंदन थीसिस वर्ष 1933 में लंदन में आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन में उनकी अनुपस्थिति में दिया गया भाषण का शीर्षक था। और सी देखिए करा है कि सन 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के व्यक्तिगत सहायक के रूप में उनके साथ भाग लिया। और डी देखिए कर है कि इंडियन पिलग्रिम उनकी अपूर्ण आत्मकथा का शीर्षक है। और ई देखिए कर है वे अनुशीलन समिति के सदस्य थे। इसमें बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर की तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ABCD। ओके तो देखिए जो सुभाष चंद्र बोस है इनका जन्म देखिए 23 जनवरी 1897 को हुआ था, ठीक है। और इन्होंने 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि भी प्राप्त की थी। और देखिए 1920 में वह भारतीय जनपद सेवा मतलब ICS की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे। और देखिए सन 1922 में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने देशबंधु चित्तरंजन दास के व्यक्तिगत सहायक के रूप में उनके साथ भाग लिया था। और 1923 में उन्होंने स्वराज दल के गठन तथा भारत कार्यक्रम का समर्थन किया था। लंदन थीसिस वर्ष 1933 में लंदन में आयोजित एक राजनीतिक सम्मेलन में उनकी अनुपस्थिति में दिए गए भाषण का शीर्षक है। और देखिए 1938 में फरवरी 1938 में हरिपुर अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और देखिए जनवरी 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस में कांग्रेस अध्यक्ष के निर्वाचन में महात्मा गांधी के समर्पित अनुयायी
जो पट्टाभी सीतारामैया थे उनको हराया था। और इंडियन पिलग्रिम उनकी अपूर्ण आत्मकथा का शीर्षक है। और द इंडियन स्ट्रगल इनकी प्रमुख रचना है। यह अनुशीलन समिति के सदस्य नहीं थे। तो इन सभी पॉइंट को आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में पूछ सके। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है, चूड़ामणि एक आभूषण है। ए देखिए कर रहा है कि धातु निर्मित, बी सीता देवी द्वारा हनुमान को प्रदत्त, सी देखिए कर रहा है बंगाल में स्थान का नाम, और डी देखिए कर रहा है बाल की सज्जा में प्रयुक्त, ई देखिए कर रहा है श्रीमद् रामायण में संदर्भित। अब यहाँ पे देखिए नीचे बताना है कि यहाँ पे दिए गए विकल्प में से कौन सा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए अगर दोस्तों बात करें यहाँ पे, तो देखिए चूड़ामणि जो है एक आभूषण है जो धातु निर्मित है, जिसे सीता देवी द्वारा हनुमान को प्रदत्त किया गया था। और चूड़ामणि बंगाल में एक स्थान का नाम भी था। चूड़ामणि बाल की सज्जा में प्रयुक्त होने वाला भी था, जो कि श्रीमद् रामायण में संदर्भित है। यह देखिए स्त्रियों के पहनने का एक आभूषण है। चूड़ामणि आमतौर पर गहनों से जड़ी होती है। इसे बालों की गांठ के बीच में पहना जाता है। हनुमान जी ने लंका में माता सीता को प्रभु राम की अंगूठी दी थी। सीता माता ने हनुमान जी का चूड़ामणि प्रदान की थी। तो इसमें देखिए आपका पूरा पांचों आंसर करेक्ट है, तो इसमें जो कि ऑप्शंस में नहीं है, तो इस वजह से इसका ऑप्शंस गलत माना गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका ए बी सी डी ई पांचों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और नए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको भी PYQ क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।